नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। कबीर बेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। कबीर बेदी को कौन नहीं जानता। ज़बरदस्त आवाज़ और बेहतरीन शख्सियत के मालिक, इनका सारी दुनिया में बोलबाला है। उनकी व्यक्तिगत सफ़रनामा खुद ही किसी फिल्म से कम नहीं है। इसलिए उनकी आत्मकथा स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर में इश्क, मोहब्बत, रोमांच, कॉमेडी और सस्पेंस सारे रंग शुमार है। कबीर बेदी जी, आपकी ज़िंदगी हमेशा खबरों में रही है, लेकिन पहली बार आप अपनी कहानी अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आपने ये आत्मकथा लिखने का फैसला क्यों लिया? फैसला तो मैंने कुछ 10 साल पहले लिया था। लेकिन इसके बारे में सोचता रहा, फिर काम काम के सिलसिले चलते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहानी कहूँ कैसे ताकि बात इंटरेस्टिंग रहे। हम कई ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं और उनमें लोग कहते हैं मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर वो किया, और सिर्फ ये ड्राई नैरेटिव की तरह बताते हैं ये हुआ वो हुआ। मैं एक दिल से कहानी लिखना चाहता था ताकि पढ़ने में भी लोगों को इंटरेस्ट मिले, बात इंटरेस्टिंग बने। तो ये कैसे इंटरेस्टिंगली लिख सकता हूँ, ये मैं सोचता रहा। और फाइनली कुछ 1.5 साल पहले मुझे समझ आई कि किस तरह मैं ये कहानी कह सकता हूँ, किस तरह एक कहानी सबको सुना सकता हूँ। और उस नजरिए से मैंने बैठ के ये कहानी लिखी। और हाँ, एक तरफ से ये कहानी वो है जो जिसमें लिखा है कि मैंने किस साहस से बॉलीवुड, यूरोप और हॉलीवुड के रोमांचक उतार चढ़ाव को पार किया। लेकिन सबसे ज्यादा ये मेरी इस आत्मकथा में मैंने अपने दिल की गहराइयों की बात की है, दिल से लिखी है। तो कहानियां रिश्तों की भी है, संघर्षों की भी है, और उन गजब की सफलताओं की भी है जिन्होंने भारत और इंडिया को गौरवान्वित किया। और इसमें मैंने अपनी गलतियां भी मानी हैं। तो एक ह्यूमन स्टोरी है, व्हाट इट इज लाइक टू बी ह्यूमन, व्हाट इट इज लाइक टू लिव द लाइफ ऑफ एन एक्टर। ये क्या अनुभव है। और अगर आप अगर मैं संक्षेप में बात कहना चाहूं तो कहूंगा कि ये कहानी, मेरी आत्मकथा, मेरे भावनाओं का अनुभव है। अच्छा जी। इट्स एन इमोशनल स्टोरी। ओके। सो चलिए बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आपने थिएटर किया है, जर्नलिज्म भी किया है और आपने रेडियो में बीटल्स का इंटरव्यू भी लिया था। क्या आपको तब जी, अंदाज़ा था कि तब जब आपने इंटरव्यू किया कि आप खुद एक इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगे एक दिन? उस वक्त तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उन दिनों में मैं ऑल इंडिया रेडियो का एक फ्रीलांस रिपोर्टर हुआ करता था। क्योंकि हालांकि मैं इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रहा था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे इतने आइडियलिस्टिक लोग थे, इतने सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लोग थे कि हमारे कोई पैसे नहीं थे, तो आई हैड टू पे माय वे थ्रू कॉलेज। कॉलेज में पढ़ने के लिए मुझे काम करना पड़ा, और ऑल इंडिया रेडियो एक तरीका था। और उन दिनों में मैं बीटल्स का सबसे बड़ा फैन था। तो पता चला मुझे कि बीटल्स दिल्ली आए हैं। तो मैंने फैसला किया, ये बात ठान ली कि मैं उनको इंटरव्यू करूंगा करूंगा करूंगा। और किस तरह मैंने रेडियो को परसुएड किया, किस तरह मैंने ये इंटरव्यू हासिल किया, उस इंटरव्यू में क्या हुआ, अम, उसके बाद क्या हुआ, ये सब किताब में। बल्कि ये बीटल्स का जो इंटरव्यू था एक मेरी जिंदगी में मान लीजिए टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उसका ऑल इंडिया रेडियो ने उस इंटरव्यू को इस तरह ट्रीट किया कि मैंने फैसला किया कि मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, और मैं एक नई दिशा ढूंढूंगा, एक नया करियर ढूंढूंगा। और 700 रुपए जेब में लेकर मैं मुंबई की तरफ निकल आया। तो ये कहानी, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें कई बहुत ही रंगीन और इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं। बीटल्स की स्टोरी उनमें एक है। और फिर मुंबई आने के बाद किस तरह एडवर्टाइजिंग, थिएटर, फिल्म वगैरह में काम किया, और क्या रिश्ते हुए, क्या ड्रामाज हुए, किस तरह मैंने
थिएटर में भी बहुत ही अच्छा रोल किया था। गिरीश कर्नाड का पहला प्ले था तुगलक। लेकिन ये सब बातें पार्ट ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी का हिस्सा है, जो हॉलीवुड तक पहुंचती हैं और हॉलीवुड से फिर यूरोप आती हैं और फिर इंडिया लौट आती हैं। क्योंकि मुझे ये बात हमेशा समझ आई थी कि चाहे मैं कुछ भी बाहर हासिल करूं, लेकिन अंत में मैं इंडिया आके रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा घर है, और यही लोग मैं अपने आसपास चाहता हूं। तो आपने स्ट्रगल्स की बात की, आपने अपने लाइफ के बारे में बहुत इनफैक्ट बेबाकी से लिखा है अपने किताब में भी। आपने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि आप बैंक्रप्सी के कगार पर भी थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मेरी स्टोरी में बहुत से उतार चढ़ाव है। ट्रेमेंडस, एक मान लीजिए एक रोलर कोस्टर जिंदगी, जहां कमाल के हाइज हैं और कमाल के लोज हैं, और इसमें पूरी स्टोरी का ड्रामा है। कई हाइज हैं, कई लोज हैं। और एक जमाना था अमेरिका में जब मैंने ये फाइनेंशियल डिजास्टर का सामना किया और बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। ये नहीं क्योंकि मुझे कई एलिमनीज देने पड़े हैं, ये नहीं क्योंकि मुझे अपने बेटे को अमेरिका के सबसे बेहतरीन कॉलेज कार्नेगी मेलन में पढ़ाना था, ये नहीं कि हमारी लाइफस्टाइल एक्टरों की लाइफस्टाइल थी। मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए जिन्होंने मुझे तबाह कर दिए थे। तो क्या थे वो इन्वेस्टमेंट्स और क्या सबक सीखे मैंने उससे, ये भी मेरी कहानी में रखे हैं। अच्छा, अब पीपल विल बी ऑल द मोर क्यूरियस टू रीड इट। बट आपकी किताब को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। आपने काफ़ी कंट्रोवर्शियल कहानियाँ भी कही हैं उसमें। जैसे आपकी कहानी परवीन बाबी के साथ, आपने उसका भी मेंशन किया है अपनी किताब में। जी, ये रिव्यूज जो मुझे मिले हैं वाकई कमाल के रिव्यूज मिले हैं। वीर सांघवी जैसे आदमी ने कहा, इट्स द बेस्ट मेमोir बाय एन इंडियन सेलिब्रिटी दैट आई हैव एवर रेड। बहुत बड़ी बात है। और जब इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इतनी प्रशंसा करते हैं, तो मुझे वाकई बहुत खुशी होती है कि मेरी आत्मकथा इतनी सफल रही है और इतने लोगों के दिल तक पहुंची है। क्योंकि ये बात मैंने अपने दिल से लिखी है, दिल के गहराइयों से लिखी है। और हाँ, मैंने परवीन की बात भी की थी, क्योंकि परवीन के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत अहम रिश्ता था। और उसकी क्या प्रॉब्लम्स थे और उसमें क्या भी थी, क्योंकि ये रिश्ता उस वक्त चल रहा था जब मेरी यूरोपियन सक्सेस बहुत ही बड़ी थी। सैंडोकान ने मुझे यूरोप में एक सुपरस्टार बना दिया था। जिस किस्म की, जैसे आपने कहा, जिस किस्म की मतलब फैन फॉलोइंग बीटल्स की थी और एडुलेशन बीटल्स देखते थे कि कमाल के क्राउड्स और क्राउडिंग, और हर मैगजीन में और हर टीवी स्टेशन पर और हर रेडियो स्टेशन पर, उस किस्म की सक्सेस मुझे यूरोप में मिली थी बिकॉज ऑफ माई सैंडोकान टेलीविजन सीरीज। उसके बाद मैं हॉलीवुड गया एक्सेट्रा। लेकिन ये 2.5 साल जो मैंने परवीन बाबी के साथ गुजारे, उसी वक्त हो रहे थे जब मेरा यूरोप में सबसे बड़ा सक्सेस चल रहा था। तो ये एक काउंटर पॉइंट बन गया कि हाँ, प्यार भी था, रोमांस भी था, मेंटल प्रॉब्लम भी थे, टेंशन भी थे, और बहुत से कड़े डिसीजंस मुझे लेने पड़े और उसे भी लेने पड़े। और जहां मैंने उनकी कमजोरियों की बात की है, मैंने अपनी कमजोरियों की बात भी की है, अपनी कमजोरियां भी मानी हैं। इसलिए ये कहानी लोगों को अच्छी लगी है, क्योंकि दे कैन सी कि मैं अपनी कमजोरियों को नहीं छिपाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं एक ऑथेंटिक वॉइस से कह रहा हूं। और इसमें सिर्फ रिश्तों की बात भी नहीं, जमाने की भी हिस्ट्री है। बीटल्स के वक्त अगर आप समझें तो 60s 70s का जमाना था जब पूरी दुनिया बदल रही थी। हिपीज का जमाना था, काउंटर कल्चर का जमाना था, रिबेलियन का जमाना था, पिल की इन्वेंशन हो चुकी थी, तो बर्थ कंट्रोल की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी, तो नई सेक्सुअल फ्रीडम भी लोगों को मिली थी। हम इंडिया के सबसे पहले अर्लीस्ट बोहेमियंस हम ही थे, और हम उस तरह की जिंदगी जी रहे थे।
और उसके क्या नतीजे हुए, क्या ड्रामाज हुए, प्रतिमा के साथ क्या बीती, वो सब बातें मैंने अपनी किताब में लिखी हैं। और उम्मीद है कि लोग इसे पढ़ें बिल्कुल। ताकि वो जान जाएं कि रिश्तों में क्या होता है, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है और किस तरह हम उसे पार करते हैं। अच्छा, आपने इतनी पर्सनल बातें लिखी हैं, आपको कभी लगा कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं शायद, क्या मुझे ये सब लोगों को बता देना चाहिए? आपके मन में कुछ वैसा था कि ये मैं बोलूँ या ना बोलूँ? एक बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये कहानी लिखूंगा दिल से और ऑनेस्टली और सिंसेरिटी के साथ, तो मुझे कोई ऐसी आशंका नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बात सही कहूं और सच कहूं तो मुझे किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए। और अगर लोगों को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अब तक ये रहा है कि लोगों को ज्यादातर बात अच्छी लगी है। शायद कोई ना कोई हो जो जिसे बात अच्छी न लगे, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों ने पढ़ी है, दे हैव बीन डीपली मूव्ड बाय द बुक, दे हैव बीन टच्ड बाय द बुक, बिकॉज इट इज मेरा सब टाइटल यही है, द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। ये आत्मकथा मेरी भावनाओं का अनुभव है और इसी तरीके से मैंने लिखा है। और मुझे लगता है इस किताब ने कई लोगों को के दिल को छुआ है और ये मुझे सबसे बड़ी खुशी देती है। अच्छा, ओके। लास्टली मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि आपने जब ये बुक लिखने के बाद ऐसा कोई रिग्रेट, ऐसा कुछ आपने सोचा कि शायद ये भी लिख दिया होता, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा है रिग्रेट जो आप सोचते हैं कि इफ़ आई एम गिवन अ चांस अगेन तब मैं कुछ और करता? देखिए, रिग्रेट्स तो सभी में हैं, हम सबकी जिंदगी में रिग्रेट्स हैं कि अगर उस वक्त मैं कुछ ऐसे करता तो बात ऐसी हो सकती थी, इफ आई हैंडल दिस बेटर। ये सब बातें हैं क्योंकि दिस इज अ ह्यूमन जर्नी, नन ऑफ अस आर परफेक्ट। बट रिग्रेट्स ऐसे नहीं कि आज तक मुझे तकलीफ दे रहे हैं, कि रिग्रेट्स तो हमेशा होते हैं, लेकिन आज की जिंदगी में ये रिग्रेट्स हमें पीछे नहीं खींचना चाहिए, हमें हमेशा आगे का सोचना चाहिए। मुझे किताब लिखने में कोई रिग्रेट्स नहीं है, और जो रिग्रेट्स पीछे के थे उनको मैं आज के नजरिए से देख सकता हूँ, विद द विजडम, आज की समझ से उस यंगर कबीर बेदी को देख सकता हूँ और उसे समझ सकता हूँ, और एक मान लीजिए कंपैशन के साथ देख सकता हूँ कि ये शख्स जो था इसने ऐसा किया उस वक्त इन वजहों की, इस वजह से, और आज मैं समझ सकता हूँ कि उसने ये फैसला क्यों लिया। शायद गलत हो, लेकिन क्यों लिया, तो वो समझ है आज, और उसी समझ के साथ मैंने ये किताब लिखी है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये किताब पहले लिखता तो इतनी गहरी बात नहीं होती इस किताब में जितनी की है। बेदी जी, पूछने के लिए तो और बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस की समय नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ योर बुक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू प्रतिभा जी, प्लीज रीड द बुक एंड टेल अदर्स टू रीड द बुक। मैं चाहता हूँ कि सबको ये किताब सब तक ये किताब पहुंचे और उनका दिल बहलाए और उनका मन बहलाए और खूब जान जाएं मेरी किताब को पढ़ने से, और अगर ऐसा करें तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रतिभा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।